कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब चार्ल्स की पत्नी सारा अपने काम के लिए लंदन जा रही थी। चार्ल्स उसे टैक्सी तक छोड़ने आता है और सारा उस मजेदार पल को अपने फोन में रिकॉर्ड करके चली जाती है। चार्ल्स एक बहुत ही तेज CIA जासूस है। जब उसकी बीवी उसके साथ नहीं होती तो वो अपना ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताता है। सारा को छोड़ने के बाद चार्ल्स सीधा अपनी कार से ऑफिस पहुंचता है। वहां की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि कोई परिंदा भी अंदर नहीं जा सकता। वहीं उसकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है जिसका नाम है द बियर। बियर एक फील्ड एजेंट है। वो चार्ल्स से टेक्निकल काम में मदद मांग रहा था क्योंकि पिछली बार चार्ल्स ने उसकी एक मुश्किल को हल करके उसकी जान बचाई थी। चार्ल्स की एक सीक्रेट बातचीत भी चलती रहती है एक अनजान आदमी से जिसे वो इंक्लाइन कहकर बुलाता है। पिछले 5 साल से चार्ल्स अंदाजा लगा रहा था कि वो आदमी कहां से काम कर रहा है। इंक्लाइन चार्ल्स को कुछ ऐसी फाइलें देता है जिनमें उनकी एजेंसी के छुपे हुए राज थे। बातचीत के बाद जब चार्ल्स इंक्लाइन के भेजे डाटा को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये फाइलें बहुत ही खास और गोपनीय हैं। तभी उसके पास उसकी बीवी का फोन आता है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन चार्ल्स उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी बिजी है। बेचारे को ये पता भी नहीं कि जिससे वो बात करने से मना कर रहा है शायद उससे वो दोबारा कभी बात नहीं कर पाएगा। इंक्लाइन से मिली कुछ सीक्रेट फाइलों को पढ़ते हुए चार्ल्स को पता चलता है कि डायरेक्टर फ्रैंक और डिप्टी कैलिप ने मिडिल ईस्ट में बिना इजाजत कुछ ड्रोन हमले करवाए थे और उन्हें सुसाइड बॉम्बिंग के हमलों की तरह दिखाया गया था। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर निकलते ही चार्ल्स अपने पुराने दोस्त कार्लोस को इस बारे में बताता है, जिस पर कार्लोस उसे सलाह देता है कि पंगा मत ले भाई। उसी रात जब चार्ल्स घर पहुंचता है और चारा से बात करने की कोशिश करता है तो कोई जवाब नहीं आता। वो सोचता है कि शायद सारा किसी मीटिंग में व्यस्त होगी, इसलिए उसे एक वॉइस मैसेज भेज देता है। लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब अगली सुबह चार्ल्स ऑफिस पहुंचता है तो उसे फ्रैंक वहीं उसके ऑफिस में उसका इंतजार करते हुए दिखाई देता है। फ्रैंक उसे डायरेक्टर ओब्रायन के ऑफिस में ले जाता है जहां बताया जाता है कि लंदन में हुए एक आतंकी हमले में सारा की मौत हो चुकी है। पहले तो चार्ल्स को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन जब फ्रैंक उसे वो CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें कुछ हथियारबंद लोग सारा को जबरदस्ती ले जाते दिखते हैं तो चार्ल्स अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद चार्ल्स एयरपोर्ट से सारा का सामान और उसकी बॉडी लेकर आता है। रात में वो सारा का बैग खोलकर देखता है तो उसे अपने लिए एक पजल मिलता है जिसे सारा उसे गिफ्ट में देने वाली थी। ये देखकर चार्ल्स खूब रोता है। अगले दिन चार्ल्स ऑफिस पहुंचता है। वो फ्रैंक और कैलिप से सारा के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता है, लेकिन दोनों उसे यह कहकर टाल देते हैं कि ये मामला उसके तरीके से हल नहीं हो सकता। इसके बाद चार्ल्स खुद इस हमले की तह तक जाने लगता है और उसे 4 आतंकियों के नाम पता चलते हैं, मिस्क बल्ज, एलिस, ग्रेट चिन फ्रैंक और हॉर्स सीलर, जिसमें हॉर्स वो आदमी था जिसने उसकी बीवी को मारा था। आगे की निगरानी वाली फुटेज से यह भी सामने आता है कि सारा ने एक औरत को बचाने की कोशिश की थी और उसी की जगह उसे पकड़ लिया गया। जब चार्ल्स ये सारी बातें फ्रैंक और कैलिप को बताता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों को पहले से ही उन 4 आतंकियों के बारे में सब पता था। कैलिप बताता है कि वो बस चार्ल्स की जानकारी को अपनी जानकारी से मिला रहे थे। तभी फ्रैंक उसे डॉक्टर गैरिसन से मिलने के लिए कहता है जो उन्हीं की एजेंसी के कर्मचारियों के लिए एक सलाहकार है। गैरिसन के पास पहुंचने के बाद चार्ल्स पहले तो बात करने से बचता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका दिल भर आता है और वो खुलकर सारी बातें बताता है। वो सब कुछ जो सारा के जाने के बाद वो महसूस कर रहा है। इस पर डॉक्टर गैरिसन उसे समझाती है कि वो बस मदद कर सकती है, लेकिन असल में सिर्फ वही है जो अपने आप को ठीक कर सकता है। डॉक्टर से मिलने के बाद चार्ल्स अपने ID कार्ड में एक बहुत छोटी सी चिप छुपा लेता है ताकि वो फ्रैंक के ऑफिस में जाकर उसे वहां रख सके और उनकी सारी बातें सुन सके।
फिर वो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां से वो सारे सबूतों के प्रिंट निकालकर एक डिवाइस में सेव कर लेता है, जिसमें फ्रैंक और कैलिब ने मिडिल ईस्ट में कुछ गलत ड्रोन हमले करवाए थे। इसके बाद वो चालाकी से वहां से निकलता है और एक बार में पहुंचकर एक सीडी मशीन की सीडी में वो सारा डेटा छुपा देता है। अगले दिन जब चार्ल्स फ्रैंक के ऑफिस पहुंचकर वो सारे सबूत सामने रखता है, जो साफ तौर पर फ्रैंक और कैलिफ के खिलाफ होते हैं, वो साथ ही ये भी कहता है कि उसे फील्ड एजेंट बनने की ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो उन चारों आतंकियों को खुद अपने हाथों से खत्म कर सके। ये सुनकर फ्रैंक और कैलिप हंस पड़ते हैं और ताना मारते हैं कि ये सब उसके जैसे छछूंदर के बस की बात नहीं है, इस काम के लिए हिम्मत चाहिए। इस पर चार्ल्स उन्हें सीधी धमकी देता है, अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो उनकी सारी गंदी हरकतों को दुनिया के सामने ला देगा, भले ही इसके लिए उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े। वो उन्हें बताता है कि उसके पास एक डेड मैन स्विच है, जो हर 5 घंटे में उसकी कंफर्मेशन ना मिलने पर इन सारे सबूतों को न्यूज चैनल्स को भेज देगा। इतना सुनते ही मजबूरी में दोनों को चार्ल्स की हर बात माननी पड़ती है। वो उसे कर्नल हेंडरसन से मिलने के लिए भेज देते हैं ताकि हेंडरसन उसे एक प्रोफेशनल किलर बना सके, लेकिन पीछे से ये दोनों चुपचाप चार्ल्स को मरवाने का प्लान भी बना रहे होते हैं। हेंडरसन चार्ल्स को अपने साथ एक ट्रेनिंग कैंप तक लेकर जाता है, जहां कुछ लोग बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब चार्ल्स पहली बार बंदूक चलाने की कोशिश करता है तो उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। ये देखकर हेंडरसन बाकी सभी को फायरिंग रोकने को कहता है और चार्ल्स को टारगेट के पास जाकर शूट करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी उससे सही निशाना नहीं लग पाता। मगर जब बात बम बनाने की आती है तो चार्ल्स अपने हुनर से सबको हैरान कर देता है। इसके बाद हेंडरसन उसे नकली आईडी कार्ड और एक नया पासपोर्ट देता है। इसी बीच कैलिब बाकी सभी ऑफिसर्स के साथ मिलकर चार्ल्स के घर और उन सभी जगहों की तलाशी लेता है जहां चार्ल्स गया था। आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां चार्ल्स ने सबूतों को एक सीडी में छिपाया था। उसी रात जब चार्ल्स अपने कमरे में होता है तो हेंडरसन वहां आता है और उसे चार्ल्स के पास रखी उन चारों आतंकियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। हेंडरसन चार्ल्स से कहता है कि जब वो एक को मारेगा तो बाकी सबको उसके बारे में पता चल जाएगा, तो वो इन चारों को बिना शोर किए कैसे मारेगा। चार्ल्स जवाब देता है कि यही तो हेंडरसन को उसे सिखाना है। इसके बाद हेंडरसन अपनी बंदूक उसे देता है और कहता है, मुझे गोली मारकर दिखाओ, लेकिन चार्ल्स बटन दबा ही नहीं पाता। तब हेंडरसन उसे समझाता है कि वो कोई कातिल नहीं है और जिस तरह वो कोडिंग करता है उसी तरह मारना उसका काम नहीं है। चार्ल्स कहता है, जब वक्त आएगा तो मैं गोली जरूर चलाऊंगा। इस पर हेंडरसन बस इतना कहकर वहां से चला जाता है। जब वक्त आएगा तुझे ये तक समझ नहीं आएगा कि ट्रिगर कहाँ है। इसी दौरान फ्रैंक सीडी को एली से डिकोड करवा रहा होता है। एली बताती है कि इसे पूरी तरह डिकोड करने में 5 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। दूसरी तरफ ये सारी बातें चार्ल्स भी ट्रेनिंग कैंप में साफ साफ सुन रहा होता है। जैसे ही फ्रैंक और कैलिप को ये पता चलता है कि चार्ल्स ने डेडमैन स्विच के बारे में झूठ बोला था, वो तुरंत हेंडरसन को चार्ल्स को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हेंडरसन चार्ल्स के कमरे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चार्ल्स वहां से पहले ही भाग चुका है। जब हेंडरसन फ्रैंक को ये सारी बातें बताता है तो फ्रैंक गुस्से से भड़क उठता है और जैसे ही वो चार्ल्स की दी हुई फाइलों को ध्यान से देखता है तो उसमें छुपाया गया माइक्रोफोन भी उसे मिल जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स को भी इस बात का पता चल जाता है और बिना वक्त गंवाए वो तुरंत वहां से भागने के लिए पेरिस की फ्लाइट पकड़ लेता है। फ्लाइट में चार्ल्स को सारा के साथ बिताए पुराने अच्छे पल याद आते हैं। जैसे ही चार्ल्स पेरिस पहुंचकर अपना पासपोर्ट स्कैन कराता है, उसी पल फ्रैंक और कैलिप को भी उसके पेरिस में होने की जानकारी मिल जाती है। पेरिस में चार्ल्स एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है जहां ग्रेट चीन अक्सर आया करती थी। ग्रेट चीन वही औरत थी जो उन चारों आतंकियों के साथ उस हमले में शामिल थी। चार्ल्स उसे ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट तक पहुंचता है और मौका मिलते ही एक यूट्यूब वीडियो देखकर उसका ताला खोल लेता है और अंदर घुस जाता है। वहां उसे एक क्लिनिक की जानकारी मिलती है
जहां ग्रेट चिन अपनी एलर्जी का इलाज करवाती है। चार्ल्स उसका शेड्यूल देखकर फोटो खींच लेता है ताकि आगे काम आ सके। वहीं उसे एक दराज में बंदूक भी मिलती है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे अपने फोन पर दिखता है कि ग्रेट चिन वापस आ रही है और उसके पहुंचने से पहले ही वो वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसके पास ग्रेट चिन को गोली मारने का एक अच्छा मौका होता है, लेकिन वो बटन नहीं दबा पाता। घबराकर वो वहां से भागता है और अपने अपार्टमेंट पहुंचता है जहां उसे अपनी बीवी दिखने लगती है। अगले दिन चार्ल्स एक फूलों की दुकान पर जाता है जहां से वो खूबसूरत सूरजमुखी के फूल खरीदता है क्योंकि ग्रेट चिन को इनसे एलर्जी है। इसके बाद वो डॉक्टर बनकर उसी क्लिनिक में पहुंचता है और ग्रेट चिन के कमरे को अंदर से बंद कर देता है। फिर ऑक्सीजन ट्यूब की मदद से चार्ल्स उसके कमरे में फूलों के चूरे को डाल देता है जिससे ग्रेट चिन का दम घुटने लगता है। जब चार्ल्स उससे सिलर का पता मांगता है तो ग्रेट चिन कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है और वहीं पर बेहोश होने लगती है। ये सब देखकर चार्ल्स घबरा जाता है और उसके कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला करता है। गेट खुलते ही ग्रेट चिन चार्ल्स पर हमला करती है और वहां से भाग निकलती है। क्लिनिक से बाहर निकलते ही एक कार ग्रेट चिन को टक्कर मार देती है जिससे उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। चार्ल्स ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और ग्रेट चिन का फोन उठाकर वहां से तेजी से भाग निकलता है। अपार्टमेंट पहुंचते ही चार्ल्स जल्दी से अपना बैग पैक करता है और सीधा एक बस में बैठकर फ्रांस के लिए निकल जाता है। रात में जब वो एक क्लब में पहुंचता है तो वहीं उसे हेंडरसन भी दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और किसी तरह भीड़ का फायदा उठाकर उस बार से बाहर निकलकर एक दूसरे बार में घुस जाता है ताकि खुद को बचा सके, लेकिन हेंडरसन उसका पीछा करते हुए वहां तक भी पहुंच जाता है। घबराकर चार्ल्स बार के टॉयलेट में घुस जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता है, मगर वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। मजबूरी में उसे बाहर आकर हेंडरसन के सामने जाना पड़ता है। जब चार्ल्स हेंडरसन से पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा तो हेंडरसन बताता है कि ग्रेट चिन के फोन से उन्होंने उसे ढूंढा है। वो चार्ल्स को रुकने की सलाह देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए चार्ल्स पहले ही बाथरूम में बम लगा चुका होता है। जैसे ही धमाका होता है चार्ल्स धुएं और भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से बच निकलता है। फ्रांस की सड़कों पर रात गुजारने के बाद चार्ल्स इक्लाइन से बात करता है और उससे मदद मांगता है। फिर वो एक बड़े कार्गो प्लेन में बैठकर इस्तांबुल पहुंचता है और इनक्लाइन के वॉइसमेल में दिए गए निर्देशों को मानते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। पहले तो उसे लगता है कि इनक्लाइन कोई आदमी है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका शक दूर हो जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही इनक्लाइन उसे अपना असली नाम डेविस बताती है और कहती है कि वो अपना सामान एक बैग में रखे। इसके बाद वो उसे थोड़ी शॉपिंग करने भेजती है और एक कार पार्किंग की जगह बताती है। सामान लेने के बाद चार्ल्स उसकी कार में बैठ जाता है और दोनों डेविस के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डेविस खुलासा करती है कि वो एक मरे हुए CIA KGB ऑफिसर की पत्नी है और ये सब जैसे डेटा समझना, फाइलें इनक्रिप्ट करना उसके पति ने ही उसे सिखाया था। उसके मारे जाने के बाद से ही डेविस छिपकर CIA की मदद करती आ रही है ताकि अगर कभी उसे मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद मांग सके। ये सब बातें करते हुए दोनों डेविस के ठिकाने पर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने के बाद चार्ल्स और डेविस मिलकर ब्लैजिक की कुछ जानकारी निकालते हैं जिससे पता चलता है कि उसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने का बहुत शौक है और आज वो एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर ओब्रायन फ्रैंक से इस पूरे मामले के बारे में सवाल करती है और उसकी राय जानना चाहती है, लेकिन फ्रैंक बातों को घुमाने लगता है। ओब्रायन उसकी चाल समझ जाती है और वहां से निकलकर अपनी कार में बैठती है जहां उसका एजेंट उसे हेंडरसन की एक फोटो दिखाता है और बताता है कि वो फिलहाल मैड्रिड में है। तभी ओब्रायन पूछती है कि उसे वहां किसके ऑर्डर पर भेजा गया है। एजेंट साफ तौर पर फ्रैंक का नाम लेता है। ये सुनते ही ओब्रायन तुरंत एक और एजेंट को मैड्रिड भेजने का आदेश देती है। दूसरी तरफ चार्ल्स और डेविस उस होटल के कैमरों को हैक कर लेते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि ब्लैजिक ने पूरा स्विमिंग पूल सिर्फ अपने लिए बुक कर रखा है। ये जानकर चार्ल्स उसी जगह जाने की तैयारी करता है और डेविस से कहता है कि वो हेंडरसन पर नजर रखे।
कुछ दिन की प्लानिंग के बाद चार्ल्स होटल के अंदर जाकर उस पूल को गिराने का प्लान बना लेता है। वहीं चार्ल्स को बार बार उसी होटल जाते देखकर हेंडरसन भी शक करने लगता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि चार्ल्स आखिर क्या करने जा रहा है। जैसे ही चार्ल्स होटल पहुंचता है तो बेचारे को ये पता ही नहीं होता कि हेंडरसन उसके इंतजार में पहले से ही वहां है। ब्लैजिक पर नजर रखते वक्त चार्ल्स को एक आदमी पर शक होता है और जैसे ही वो ये बात डेविस को बताता है, उन्हें पक्का हो जाता है कि हेंडरसन भी उसी होटल में है और जो आदमी चार्ल्स पर नजर रख रहा है वो भी CIA का एजेंट है। डेविस उसे तुरंत वापस लौटने को कहती है, लेकिन चार्ल्स अपना प्लान जारी रखने की बात करता है। जब ब्लैजिक पूल में तैर रहा होता है तो चार्ल्स उसके पास जाकर हॉर्स सीलर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उससे झूठ बोलने की कोशिश करता है। तभी चार्ल्स उसे बता देता है कि जिस पूल में वो तैर रहा है उसमें उसने ऐसा डिवाइस लगाया है जो कुछ ही देर में पूरे पूल को तोड़ देगा। ये सब जानकर वो घबरा जाता है और बताता है कि सीलर अब कहीं गायब हो चुका है और वो जल्दी से पूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी चार्ल्स डिवाइस ऑन कर देता है, जिससे पूल के शीशे पर दरार आने लगती है और कुछ ही सेकंडों में एक जोरदार आवाज के साथ पूरा ग्लास टूट जाता है और इसी वजह से ब्लैजिक सीधा 16 मंजिल नीचे गिरता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी डेविस चार्ल्स को बताती है कि हेंडरसन उसकी तरफ बढ़ रहा है और चार्ल्स फौरन होटल से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि हेंडरसन उसे पकड़ पाता, ओब्रायन का एक जासूस उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे चार्ल्स बाहर से देख रहा होता है। जैसे ही हेंडरसन उस जासूस पर भारी पड़ने लगता है, जासूस चालाकी से उसकी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है, मगर हेंडरसन भी पलटवार करते हुए उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। हेंडरसन की हालत देखकर चार्ल्स का दिल भर आता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन डेविस उसे फौरन वहां से निकलने के लिए कहती है और मजबूरी में चार्ल्स को हेंडरसन को उसी हालत में छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ ओब्रायन फ्रैंक को अपने ऑफिस में बुलाकर चार्ल्स के बारे में सवाल करती है, लेकिन फ्रैंक उससे झूठ बोलकर बात घुमाने की कोशिश करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन ओब्रायन को पहले से ही सच्चाई का अंदाजा लग चुका है। इसी बीच कैलिप अपनी टीम के साथ ये पता लगा लेता है कि ब्लैजिक की मौत के टाइम चार्ल्स किसी से बात कर रहा था, जिससे टीम को डेविस के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। कैलिप तभी अपनी टीम को इस्तांबुल में मौजूद रूसी चीफ को फोन करने का आदेश देता है। रात में जब चार्ल्स आराम कर रहा होता है तब डेविस उसके पास पहुंचती है और कहती है क्या वो उस रात उसके पास सो सकती है। चार्ल्स उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ सुला लेता है। आधी रात को जैसे ही डेविस को बाहर उसके मुर्गों की आवाज सुनाई देती है, उसे फौरन समझ आ जाता है कि उसके घर के बाहर हमलावर पहुंच चुके हैं। वो तुरंत चार्ल्स को लेकर एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलती है और दोनों अपनी कार से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और नाव से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस गोलाबारी में चार्ल्स तो बच जाता है, मगर डेविस इतनी किस्मत वाली नहीं होती। चार्ल्स जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गोलियों की बारिश के बीच किसी तरह वहां से बच निकलता है। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर वो मरी हुई डेविस के माथे पर एक आखिरी किस करता है और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्ल्स एक हथियार डीलर बनकर एलिस को मैसेज करता है और उसे रोमानिया आने के लिए कहता है। रोमानिया पहुंचते ही चार्ल्स उसे एक गोदाम की लोकेशन भेजता है। वहीं पर CIA को धोखा देने के लिए चार्ल्स अपने चेहरे को स्कैन करता है और दुनिया के अलग अलग देशों के कैमरों में रैंडम लोगों के चेहरे पर अपना चेहरा दिखा देता है, जिससे CIA उसे ढूंढ नहीं पाती। जैसे ही एलिस गोदाम पहुंचता है, चार्ल्स उसे धोखे से एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है और जैसे ही बॉक्स खुलता है एक बम चालू हो जाता है, जो अब जरा सी भी हलचल होते ही एलिस के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। जब चार्ल्स एलिस से सीलर के बारे में पूछता है तो डर के मारे एलिस सब बता देता है। वो बताता है कि सीलर यूरोप छोड़ चुका है और अब समुंदर में एक नाव पर छुपा हुआ है। साथ ही वो सीलर के कुछ साथियों के नाम भी चार्ल्स को बता देता है। ये सारी जानकारी मिलने के बावजूद चार्ल्स बम को बंद नहीं करता, जिससे एलिस
उसी धमाके के साथ मारा जाता है। दूसरी तरफ CIA उसकी तलाश जारी रखती है और उन्हें आखिरकार समझ आ जाता है कि चार्ल्स ने सारे CCTV सिस्टम हैक करके उन्हें बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। इन सब के बाद चार्ल्स एक नाव से प्रोमोस पहुंचता है, जहां वो एलिस द्वारा बताए गए सीलर के साथियों को ढूंढता है और उनकी तस्वीरें खींचकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात बियर से होती है, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। बियर चार्ल्स को ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकता है ताकि CIA उसे पकड़ ना पाए, लेकिन चार्ल्स अपना मिशन बीच में छोड़ने से साफ मना कर देता है। अगले दिन जब चार्ल्स सीलर के साथियों पर नजर रख रहा होता है, तभी कोई पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। वही लोग उसे किडनैप करके एक शिप तक ले जाते हैं, जहां उसकी आखिरकार सीलर से आमने सामने मुलाकात होती है। सीलर अपनी सफाई में कहता है कि उनका सारा को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनका इकलौता रास्ता बंद कर दिया था और उन्हें दिखाना था कि वो कितने खतरनाक हैं। साथ ही सीलर ये भी कहता है कि जैसे चार्ल्स ने ब्लैकिज और एलिस को मारा और ग्रेट चिन की मौत भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा थी, वैसे ही सारा की मौत भी उनके लिए एक मजबूरी थी। उसके हिसाब से जो कुछ भी चार्ल्स ने किया वही उसने भी किया, फर्क सिर्फ देखने का तरीका है। फिर सीलर अपने साथी से बंदूक लेकर चार्ल्स को देते हुए कहता है अगर वो चाहे तो वहीं उसे गोली मार सकता है। शायद इसी मकसद से वो उसके पास आया है। पहले तो लगता है कि चार्ल्स सीलर को गोली मार देगा, मगर वो ऐसा नहीं करता, बल्कि शांत रहकर अपना असली प्लान बताता है कि उसका मकसद सीलर को बस इतनी देर तक बातों में उलझाए रखना था ताकि नाव फिनलैंड के पानी में पहुंच जाए। और जैसे ही नाव इंटरनेशनल बॉर्डर पार करती है, चारों तरफ से एजेंट्स शिप को घेर लेते हैं। इसके बाद ओब्रायन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि फ्रैंक और कैलिप की सीक्रेट ड्रोन हमले से जुड़े सारे सबूत अब दुनिया के सामने आ चुके हैं और उसी के साथ दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वो ये भी पक्का करती है कि जिस आदमी ने ये सब सामने लाया है वो अभी जिंदा है और अब एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। घर लौटते ही चार्ल्स की मुलाकात हेंडरसन से होती है, जो अब भी जिंदा होता है। हेंडरसन मानता है कि उसने चार्ल्स की काबिलियत को कम समझा था। इस पर चार्ल्स कहता है कि जो कुछ भी उसने सीखा है वो हेंडरसन की वजह से है, मगर हेंडरसन मुस्कुराकर कहता है कि ये उसकी वजह से नहीं, चार्ल्स की अपनी हिम्मत और सही फैसले लेने की ताकत से है। चार्ल्स सारा की कब्र पर जाता है, जहां वो उसके पसंदीदा फूल रखकर उसे याद करता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स ने उस टूटे हुए प्लेन को ठीक कर लिया है जिसे सारा ने उसे गिफ्ट किया था, और अब वो उसे बाहर ले जाकर खुले आसमान में उड़ाने के लिए निकल पड़ता है।